प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में लास्ट वाले पार्ट में पढ़ा था। सेकंड पार्ट जो था ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। इसमें हम कल वाला ही अपना एक्सपेरिमेंट लेंगे। ये कांच की रॉड में ये विंडो लगी हुई है, ये फिल्टर है, ये धातु की प्लेट, ये सेकंड धातु की प्लेट, और यहाँ से लाकर एक वोल्ट मीटर को यहाँ जोड़ दिया गया। एक पोटेंशियल डिवाइडर बना लेते हैं, ये, और इसको एक प्लग के साथ में यहाँ जोड़ दिया जाता है। ये पॉइंट है हाई पोटेंशियल पर और ये पॉइंट है हाई पोटेंशियल का और ये है लो पोटेंशियल का। यहाँ से एक मूवेबल जॉकी जिसे चलाया जा सकता है J1 यहाँ लेकर आते हैं। एक जॉकी यहाँ से जोड़ा जाता है और इससे लाके यहाँ करंट मापने के लिए माइक्रोमीटर लगा के जोड़ दिया जाता है। ये J2 है। ये लो पोटेंशियल पर है, इसको कैथोड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। अब जब यहाँ से फोटोन इस पे इंसिडेंट होता है तब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन कुछ गतिज ऊर्जा K इक्वल टू E माइनस W से निकलेगा और यहाँ पहुँच जाएगा और यहाँ पर I फोटो यानी कि प्रकाश वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव का फर्स्ट नियम क्या कहता है, जब आपतित फोटोन की तीव्रता बढ़ाएंगे, तीव्रता, आपतित फोटोन की तीव्रता, तीव्रता का मतलब पर सेकंड फोटोन की संख्या, इसकी आवृत्ति न्यू है, ऊर्जा E है, तरंगदैर्घ्य लैम्डा है और E इज ग्रेटर देन कैसा है, W है। यानी कि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं तब तक तो कुछ होगा नहीं। और जब हम इस पे आपतित फोटोन की तीव्रता बढ़ाएंगे, तीव्रता का मतलब फोटोन नंबर, फोटोन नंबर बढ़ाएंगे, तो फोटोन नंबर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से करंट की वैल्यू होती है Ne/T, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन नंबर भी कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन नंबर जो N है वो इंक्रीज हो जाएगा और करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हमें क्या पता चला, तीव्रता जिसे I से प्रदर्शित करते हैं, I की वैल्यू बढ़ाएंगे तो I फोटो यानी कि करंट की वैल्यू भी कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसको अगर हम छोटे से ग्राफ में देखें तो ये I और ये तीव्रता, अगर तीव्रता की वैल्यू बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू भी कैसी होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो पहली चीज क्या है, पहला नियम प्रकाश वैद्युत प्रभाव का मिलता है कि किसी धातु की सतह पर आपतित फोटोन की या आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर उससे प्रवाहित होने वाली, उसमें प्रवाहित होने वाली प्रकाश वैद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो जब हम तीव्रता बढ़ा रहे हैं तब E की वैल्यू तो परिवर्तित नहीं हो रही है, W फिक्स है इस धातु की प्लेट के लिए, तो यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो गतिज ऊर्जा K पर नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होता है। दूसरा प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम क्या है, आपने पीछे लास्ट में देखा भी था कि धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की तीव्रता न्यू बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए न्यू नॉट के, या लैम्डा छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए लैम्डा नॉट के, या E बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए W का। तो इसके पदों में इसके किसी के पदों में लिख सकते हैं। पहले इसके लिखते हैं, धातु की सतह पर आपतित फोटोन की ऊर्जा धातु के कार्यफलन या उससे अधिक होने पर ही धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। या इसके पदों में लिख सकते हैं, धातु की सतह पर आपतित फोटोन की तरंगदैर्घ्य धातु के दैलीय तरंगदैर्घ्य के बराबर या उससे कम होने पर ही धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। आवृत्ति के पदों में लिख सकते हैं, धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की या आपतित फोटोन की आवृत्ति दैलीय आवृत्ति के बराबर या उससे अधिक होने पर ही धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। इनमें से किसी को भी परिवर्तित करने पर यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इलेक्ट्रॉन की संख्या
पर नो इफेक्ट, यानी कि करंट पर भी आई, फोटो पर भी नो इफेक्ट। जब एन नहीं बदलेगा तो आई नहीं बदलेगा, और यहाँ पर उल्टा हो रहा था, यहाँ एन बदल रहा था तो आई बदल रहा था, लेकिन गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं था। तीसरा नियम इसका क्या कहता है कि जब धातु की सतह पर फोटोन डाले जाते हैं तब इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आता है। गतिज ऊर्जा में क्या आता है? परिवर्तन आता है। तो ऊर्जा बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा के मान में क्या होता है? वृद्धि हो जाती है। गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि हो जाती है। अब इसी के संगत अगर हम देखें कि इसको जो एनोड पॉजिटिव पर है इसको हम चलाकर इधर ले आए J2 को, और इसको चलाकर J1 को इधर ले जाएं, तो ये आ जाएगा लो पोटेंशियल पर, ये आ जाएगा हाई पोटेंशियल पर। अब ये लो पोटेंशियल वाला यहाँ से जो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसको प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन ये अपनी गतिज ऊर्जा के कारण पहुंच रहा है। तो इसका कितना लो पोटेंशियल होना चाहिए कि जो ये मैक्सिमम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर दे? रोक दे। तो यहाँ पर ले लेते हैं, ये एनोड वाली प्लेट है, इसका पोटेंशियल नेगेटिव, अगर इसकी गतिज ऊर्जा k है तो पहले हमने इसका 2 वोल्ट किया, -2 वोल्ट, तब भी ये इलेक्ट्रॉन इस पे पहुंच रहा है। -4 किया तब भी पहुंच रहा है। -6 पर ये रुक गया, तो ये जो -6 आया है तो वो क्या बोला जाएगा? इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी निरोधी विभव। तो निरोधी विभव की परिभाषा इसी वाले नियम में मिलती है, निरोधी विभव यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये क्या होता है? धातु की सतह से निकले इलेक्ट्रॉन को एनोड पर, धातु की सतह से निकले इलेक्ट्रॉन को एनोड पर पहुंचने से रोकने के लिए एनोड का ऋणात्मक विभव, एनोड का ऋणात्मक विभव निरोधी विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? निरोधी विभव। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? V0 से। ये क्यों हो गया होगा? जितनी एनर्जी इधर थी उसने इतनी एनर्जी इधर दे दी इसे, अब ये अपनी जगह रुक जाएगा। तो वो कैसे देगा? अगर ये क्या है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? E, तो इसके पास ऊर्जा कितनी थी? QB के अनुसार EB, और इसने इतनी ही ऊर्जा दी, तो इलेक्ट्रॉन के लिए E तो फिक्स रहेगा, लेकिन इसका जो निरोधी विभव है नेगेटिव वाला वो हम किससे प्रदर्शित कर देते हैं? V0 से। तो इसकी कितनी ऊर्जा हो गई? EB0। इसके पास EB0 थी, इसने EB0 इधर दी और इसको क्या कर दिया? रोक दिया। तो जो B0 है वो क्या बोला जाता है? इसका निरोधी विभव। फिर समझेंगे कि किसी धातु की सतह से निकले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए एनोड का ऋणात्मक विभव उस सिस्टम का क्या कहलाता है? निरोधी विभव कहलाता है। अब देखो, निरोधी विभव किस पे? E तो फिक्स है, निरोधी विभव किस पे निर्भर कर रहा है? K पर। जब K की वैल्यू बढ़ेगी तो निरोधी विभव का मान भी कैसा होगा? बढ़ाया जाएगा। उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं, W है मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो K कितनी हो गई? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 4 वोल्ट का जो विभव होगा वो V0 बन जाएगा। लेकिन अगर E को बढ़ाकर हम 6 की जगह 8 कर दें तो K कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर पोटेंशियल भी हमें नेगेटिव वाला बढ़ाना होगा। -4 वोल्ट था, अब कितना करना होगा? -6 वोल्ट। तो E को बढ़ाने पर K बढ़ेगा और V0 बढ़ेगा। अब यहाँ पर K पर नो इफेक्ट था तो B पर भी नो इफेक्ट आ जाएगा ऊपर वाले में, क्योंकि K और V0 एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये था हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम क्या कहता है इसका? प्रकाश वैद्युत प्रभाव का, कि किसी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश तथा निर्गत इलेक्ट्रॉन के बीच टाइम लैग 0 होता है। टाइम लैग लगभग कितना होता है? 0। यानी धातु की सतह पर प्रकाश डाला और वहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो गया। ऐसा नहीं है कि अभी प्रकाश डाल दें और 5 मिनट बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो। तो इनमें निकलने वाली धारा, वो सॉरी आपतित फोटोन और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच कोई भी टाइम लैग नहीं होता है।
समय बिल्कुल कैसा रहता है, कंटिन्यूस बना रहता है। ऐसा नहीं होगा कि अभी फोटोन डाल दिया फिर बाद में इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो। इसको बोलते हैं हिंदी में समय पारगम्यता, यानी इनके बीच में कोई समय पारगम्यता नहीं होती। अगली चीज क्या है कि जब हम आपतित फोटोन के लिए जो यहाँ पर फोटोन है, जितनी देर डालते रहेंगे उतनी ही देर कंटिन्यूस इसमें धारा का प्रवाह होता रहेगा। ये थे हमारे प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। अब इसी के संबंध में इन सब का जो हमने कल देखा था, हर्ट्ज, मिलिकन, हेल्महोल्ट्ज, इन सब ने एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन इसका क्रेडिट जाता है आइंस्टीन के लिए, क्योंकि इसके लिए आइंस्टीन ने अच्छे से डिस्क्राइब किया था और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। तो हम आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण को समझेंगे। प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या है, तो इसको उन्होंने स्टेटमेंट में क्या बोला कि कोई भी धातु की सतह है, उस धातु की सतह का कुछ कार्यफलन है, तो किसी धातु की सतह पर आपतित फोटोन की कुल ऊर्जा का एक भाग धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने में कार्यफलन के रूप में व्यय होता है और शेष भाग निकले इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। तो उन्होंने क्या बोला कि जो ऊर्जा है वो दो भागों में व्यय होती है, एक धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने में और एक जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है उसको गतिज ऊर्जा देने में। और ये जो गतिज ऊर्जा होती है वो मैक्सिमम होती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि फिर ऊर्जा कंजर्वेशन लॉ है जो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, उसका वायलेशन हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा फिर अतिरिक्त ऊर्जा कहाँ से आ गई इसमें। तो जो के मैक्सिमम होता है इसका निकले इलेक्ट्रॉन का वो कितना रहता है, ई माइनस डब्ल्यू। अब W की वैल्यू तो यहाँ पर फिक्स है और E क्या है, आपतित फोटोन की ऊर्जा। जैसे जैसे E की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ऊर्जा का मान, गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा। अगर इस फोटोन की आवृत्ति न्यू है तो E बराबर कितना होता है, h न्यू। तो K मैक्सिमम इक्वल टू कितना हो गया, h न्यू माइनस W। अब देखें इस पार्ट को, इसको हम पूरी समीकरण का फ्लो देखेंगे लेकिन इसको कई पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इस वाले पार्ट में देखें, ये हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें जो c है, c क्या होता है, पहले तो y देख लें, y एक्स का क्या है, k मैक्सिमम। एक्स अक्ष में यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, एच है, तो जो बाई एक्स में हमने के मैक्सिमम लिया है, एक्स अक्ष में हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, आवर्ती। एम ये क्या है, एच है, और सी इक्वल टू कितना है, माइनस डब्ल्यू। सी होता है बाई एक्स का इंटरसेप्ट। अब यहाँ से देखें किस तरीके से ये ग्राफ हमें मिलेगा। यहाँ पर हमने ली आवर्ती, यहाँ पर लिया के मैक्सिमम, और इसका बाई एक्स का इंटरसेप्ट ये सी हो गया। ये देखें ये वाली जो कंडीशन है ये ओ है और ये क्या है, सी। तो बाई एक्स का इंटरसेप्ट ये पार्ट क्या बन जाएगा, डब्ल्यू बन जाएगा। यानी कि जब डब्ल्यू इक्वल टू होता क्या है, एच न्यू नॉट, तो इसके संगत जो ऊर्जा होगी तो वो फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, न्यू नॉट। यहाँ पर जब W ऊर्जा इसकी यहाँ से ऊर्जा देनी स्टार्ट की तो फोटोन से इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहा था, धीरे धीरे बढ़ाते गए फ्रीक्वेंसी। जब न्यू नॉट पर पहुंच गई इसकी फ्रीक्वेंसी तो इतनी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। तब इतनी एनर्जी जो खत्म हुई वो किसके रूप में हुई, कार्यफलन के रूप में। अब धीरे धीरे यहाँ पर हम जब न्यू की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो यहाँ से के की वैल्यू कैसी हो रही है, बढ़ रही है। न्यू की वैल्यू बढ़ती जा रही है, के की वैल्यू भी साथ में बढ़ती जा रही है, इस तरीके से। अब जो एम है वो होती है इसकी स्लोप या ढलान। अब यहाँ से देखें जो ढलान है इसकी वो क्या होगी, किसके बराबर है, एच के, और वो क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट। यानी कि अगर इस वाले के वर्सेस न्यू के ग्राफ में अगर हम प्रवणता निकालेंगे, ढलान निकालेंगे, तो वो हमें क्या बताएगा, डब्ल्यू के लिए, वो सॉरी प्लांक कांस्टेंट। तो इस वाले के वर्सेस न्यू ग्राफ में हमें क्या पता चलता है, ये वाला जो सेक्शन होता है वो डब्ल्यू बताता है। और अगर इसकी ढलान कहीं से निकाल सकते हैं, ये अगर हम एंगल थीटा मान लें
तो मान लो ये ए है, तो यहाँ से हम टेन थीटा ऐसे निकाल सकते हैं, डब्ल्यू ओवर ओ ए, ये इस तरीके से निकाल सकते हैं हम। तो ये भी किसके बराबर आएगा, एच के, और ओ ए बराबर डब्ल्यू, और ओ ए क्या है, न्यू नॉट। तो डब्ल्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट, वही चीज है। हम चाहें तो इसकी ढलान यहाँ से भी, इतने पोर्शन से भी निकाल सकते हैं, ये थीटा मान लें, कहीं से भी इसकी ढलान निकालेंगे। बहरहाल ये पता होना चाहिए हमें के मैक्सिमम वर्सेस न्यू ग्राफ में स्लोप क्या बताती है, प्लांक कांस्टेंट के लिए, ओके। और ये इंटरसेप्ट क्या बताता है, डब्ल्यू बताता है। अब इसी समीकरण को आगे देखा गया तो किस तरीके से देख सकते हैं, जो के मैक्सिमम है इसको हम लिख सकते हैं ई वी नॉट। तो ये समीकरण क्या बन जाएगी, ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू। अब यहाँ से देखें, वी नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट ओवर ई माइनस डब्ल्यू ओवर ई। अब ये जो समीकरण हमें मिलती है, वी नॉट इक्वल टू एच न्यू ओवर ई माइनस डब्ल्यू ओवर ई, इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में देखें तो y इक्वल टू क्या है, वी नॉट। अब न्यू तो x हो गया, और m इक्वल टू हमारा h ओवर e है, और c के प्लेस पे कितना है, माइनस डब्ल्यू ओवर ई। अब इसमें देखें ग्राफ किस तरीके से आता है, ये न्यू, ये वी नॉट। अब ये ओरिजिन है हमारा, बाई पर हमने वी नॉट लिया है, एक्स पर न्यू लिया है, न्यू की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। सी इंटरसेप्ट नेगेटिव एक्सिस पे है, तो ये इंटरसेप्ट हो गया, ये यहाँ न्यू इक्वल टू न्यू नॉट, ये मान लो ए पार्ट है ये। अब ये जो पार्ट है सी, वो किसके इक्वल है, डब्ल्यू ओवर ई के। नेगेटिव का मतलब कहाँ है, नीचे की तरफ। अब इस वाले ग्राफ में न्यू की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो वी नॉट भी कैसा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अभी हमने देखा था आवृत्ति बढ़ाने पर अगर हम के की वैल्यू बढ़ाएंगे या आवृत्ति एनर्जी बढ़ाएंगे तो वी नॉट की वैल्यू बढ़ेगी। तो न्यू की वैल्यू जैसे जैसे आवृत्ति को हम बढ़ा रहे हैं, वी नॉट कैसा होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ये जो पार्ट है एम, ढलान या प्रवणता, वो किसको बता रही है, एच ओवर ई के लिए। यानी इसकी अगर हम ढलान निकालने, इस वाले ग्राफ से अगर हमें प्लांक कांस्टेंट निकालना हो, प्लांक नियतांक की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो वो कैसे निकलेगा, एच इक्वल टू ढलान इंटू ई। इस तरीके से इसकी ढलान निकाल लेंगे, वो टेन थीटा से हम निकाल सकते हैं, टेन थीटा इंटू ई। तो इस वाले जो वी नॉट वर्सेज न्यू ग्राफ है, इसकी ढलान हमें क्या देती है, एच ओवर ई। अब इसमें जो इंटरसेप्ट है वो क्या दे रहा है, डब्ल्यू ओवर ई। तो जो इसका इंटरसेप्ट है, यानी कि बाई एक्स का इंटरसेप्ट है, वो हमें क्या दे रहा है, डब्ल्यू ओवर ई। यानी कि अगर हम इसमें डब्ल्यू, इस वाले पोर्शन से डब्ल्यू निकालना चाहें तो इंटरसेप्ट ओ ए और इंटू ई से हम डब्ल्यू भी इस ग्राफ से निकाल सकते हैं। इतने वाले पार्ट में केवल को डब्ल्यू ओवर ई के इक्वल रखना है और डब्ल्यू आ जाएगा निकल के। और यहाँ जो इंटरसेप्ट होता है वो होता है दहली आवृत्ति के इक्वल, न्यू इक्वल टू न्यू नॉट। अब इस समीकरण को आगे उन्होंने कई रूप में लिखा। एक, जब के मैक्सिमम इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू, इसको हम लिख सकते हैं एच न्यू, डब्ल्यू होता है एच न्यू नॉट, और यहाँ से एच हम कॉमन लेके न्यू माइनस न्यू नॉट भी लिख सकते हैं। और इसको ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट भी लिखा जा सकता है। ये होता है सी ओवर लैम्डा, और ये होता है सी ओवर लैम्डा नॉट। तो ये एच सी 1 ओवर लैम्डा माइनस 1 ओवर लैम्डा नॉट भी लिखा जा सकता है। इसके मैक्सिमम को, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, अगर निकले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के मैक्सिमम है, तो इसका द्रव्यमान भी होगा इलेक्ट्रॉन का, और ये हाफ एम बी स्क्वायर मैक्सिमम। ये बी वेलोसिटी वाला है, ना कि वोल्टेज वाला, तो इसको ये भी लिखा जा सकता है हाफ एम बी स्क्वायर। जो मैक्सिमम गति होगी इसकी, एच सी ओवर 1 ओवर लैम्डा माइनस 1 ओवर लैम्डा नॉट। ये सारी फॉर्म
जो है ये ये सब किसकी हैं, आइंस्टीन समीकरण की। तो फाइनली इसी रूप पे लाकर हम रोक देते हैं आइंस्टीन की जो प्रकाश वैद्युत समीकरण है इस तरीके से। अब इसके लिए कुछ हमारे जरूरी ग्राफ हैं वो हमें समझ लेनी चाहिए कि इसको हम एक टेबल में देखें। पहले तो एक टेबल बना लेते हैं। इसमें लिख देते हैं आवृत्ति, इसमें लिख देते हैं ऊर्जा, इसमें लिख देते हैं तरंगदैर्घ्य लैम्डा, इसमें लिख देते हैं प्रकाश की तीव्रता आई। यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं प्रकाश वैद्युत धारा स्मॉल आई, फिर यहाँ पर के मैक्सिमम, यहाँ पर वी नॉट, और यहाँ लिख लेते हैं डब्ल्यू। इसको देखें, अगर हम आवृत्ति को बढ़ाते हैं तो धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, के मैक्सिमम की वैल्यू बढ़ जाएगी, बी नॉट भी बढ़ जाएगी, ये तो फिक्स ही रहता है। ओके, अगर हम ऊर्जा की वैल्यू बढ़ाएंगे, और ये सब तब कब है, जब E इज ग्रेटर देन और इक्वल W, जब E W से बड़ा है। अब ऊर्जा की वैल्यू बढ़ाएंगे, E की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, के मैक्सिमम बढ़ जाएगा, बी नॉट भी बढ़ेगा, ये तो फिक्स है। लैम्डा की वैल्यू अगर हमने बढ़ा दी तो देखें धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन के मैक्सिमम घट जाएगा, क्योंकि लैम्डा बढ़ाने पर आपतित ऊर्जा भी घट जाएगी और ये भी घटेगा, ये तो फिक्स रहता ही है। अगर हम तीव्रता को बढ़ा दें तो तीव्रता बढ़ाने पर धारा की वैल्यू बढ़ जाएगी, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बी नॉट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और डब्ल्यू फिक्स रहता है हमारा। अब देखें, इसमें हम जो जरूरी ग्राफ हैं वो समझ लेते हैं। पहला जो ग्राफ है वो हम देखते हैं कि तीव्रता आई वर्सेस के वी नॉट देख लेते हैं, आई वर्सेस बी नॉट, और वो किस तरीके से होता है देखें। इस पे लिया वी नॉट, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है और यहाँ पर कैसा है, जीरो। ये कंडीशन तब है जब E ग्रेटर देन W है। किसी एक फ्रीक्वेंसी का फोटोन डाला, उसकी कुछ गतिज ऊर्जा होगी, इधर हमने लिया तीव्रता, तो देखें इसका ग्राफ इस तरीके से कुछ आता है। ये इस पर हमने यहाँ पर जो ली है वो ली है धारा, इधर आई फोटो, इसकी तीव्रता I1 है। अब हमने फ्रीक्वेंसी तो इसकी फिक्स है, लेकिन हमने क्या काम किया, तीव्रता की वैल्यू बढ़ा दी। तो तीव्रता बढ़ाने पर क्या होगा कि ये है बी नॉट, तो तीव्रता अगर हम बढ़ाते हैं तो बी नॉट की वैल्यू परिवर्तित नहीं होती है, लेकिन तीव्रता बढ़ाने पर करंट बढ़ जाता है, तो तीव्रता बढ़ाएंगे तो यहाँ से करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, I2 इज ग्रेटर देन I1, लेकिन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो यहाँ पर वी नॉट भी कैसा है, कांस्टेंट है। यानी हम तीव्रता कितनी ही बढ़ाते जाएं, लेकिन यहाँ पर धारा की वैल्यू तो बढ़ती जाएगी, लेकिन जो इसका जो निरोधी विभव है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। और क्यों, क्योंकि इसमें इसकी गतिज ऊर्जा भी नहीं बढ़ती है तीव्रता बढ़ाने पर, और ये भी नहीं बढ़ता है। तो इस तरीके से इसकी जो ग्राफ है हमारा वो आई वर्सेस बी नॉट का इस तरीके से मिलता है। अब दूसरा अगर हम ग्राफ यहाँ पर देखें, इसके लिए एक ग्राफ यहाँ पर हमने लिया वी नॉट और यहाँ पर लिया आई फोटो, एक ये तीव्रता यहाँ पर न्यू1 फ्रीक्वेंसी है और इसकी तीव्रता कितनी है, आई है, और इसके संगत ये कितना है, बी नॉट 1 है, बी नॉट 1 है। अब हमने क्या काम किया, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, न्यू वर्सेस वी नॉट में इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो वी नॉट बढ़ जाएगा, वी नॉट बढ़ गया, ये वी नॉट नेगेटिव में बढ़ रहा है, इधर
वी नॉट 2 हो गया, लेकिन करंट नहीं बढ़ेगी। देखो यहाँ पर अभी हमने देखा था क्या बढ़ा रहे हैं, आवृत्ति। आवृत्ति बढ़ाने पर करंट में कोई फर्क नहीं आता, तो करंट उतनी ही रहेगी। ये न्यू नॉट है, न्यू नॉट इज ग्रेटर देन न्यू वन। पहले इसकी आवृत्ति कितनी है, न्यू वन है, और अब कितनी कर दी, न्यू नॉट। तो इस तरीके से ये ग्राफ हमें प्राप्त होता है कि जब हम वी नॉट को देखते हैं किसके साथ में, न्यू के साथ में, तो वी नॉट भी बढ़ता जाता है और साथ में, लेकिन जो इसकी धारा है वो कैसी बनी रहती है, स्थायी धारा। देखें धारा कैसी है, स्थायी है। तो ये हमारा कौन सा ग्राफ है, न्यू वर्सेस वी नॉट का। तो इन दो ग्राफ को की हेल्प से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझ सकते हैं कि किस तरीके से। दूसरी चीज, एक ग्राफ हमने देखा था पीछे कि अगर हम आपतित फोटोन की तीव्रता को बढ़ाएं तो जो करंट है, करंट की वैल्यू भी कैसी होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। करंट की वैल्यू कैसी होती जाती है, इंक्रीज।